हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की डीपीपी नंबर 09 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अवे अलोंग द एक्सिस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ई। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है एट द एक्सिस, दैट इज ई। कितने डिस्टेंस पे? एट आर डिस्टेंस। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। मतलब इधर पे बेटा ये वाले डिस्टेंस 2r पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मैं क्या इसे ई परपेंडिकुलर लिख सकता हूं? ये हमें निकालना है और डिस्टेंस भी चेंज कर दिए, वो कितनी कर दी है? 2r। ठीक है। क्या बेटा E एट एक्सिस आप जानते हो कितना होता है? E एट एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू 2 के पी अपॉन आर क्यूब, ये होता है। ये हमें गिवन है E। और अगर मैं रिलेशनशिप देखूं E एट एक्सिस और E परपेंडिकुलर का, तो E परपेंडिकुलर कितनी निकल के आएगी? दैट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब। दैट मीन्स ये E/2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो E परपेंडिकुलर कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब। और यहाँ पे बेटा डिस्टेंस कितना? 2r बोला, तो 2r का होल क्यूब हो जाएगा। तो E परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी माइनस का के पी अपॉन 2 का क्यूब, दैट इज 8r क्यूब। क्लियर? और यहाँ पे बेटा सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा परपेंडिकुलर का दैट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब को, किसको बेटा? ये के पी अपॉन आर क्यूब को क्या मैं E/2 बोल सकता हूं? तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू E/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू E/16। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन with its dipole moment directed along the positive x-axis. The direction of electric field at the point 2, root 2 root 2, 0 is। क्या बतानी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस कोऑर्डिनेट पे। बेटा यहाँ पे सिर्फ डाइपोल का हमसे डायरेक्शन ही पूछा गया है, तो सबसे पहले बताते हैं। बेटा ये कंडीशन कैसी बन जाती है? ना ही इक्वेटोरियल की बनती है ना ही एक्सिस की बनती है। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जनरल कंडीशन r कॉमा थीटा पे, कि किसी r पोजीशन पे और थीटा एंगल पे हम लोग डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला बेटा क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा होगा? नेगेटिव। तो हमारी जो डायरेक्शन हो जाती है डाइपोल की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इतना तो क्लियर है। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? पी की हो गई, गिवन भी थी। और हमें एग्जैक्टली ये वाली पोजीशन पे बताना है क्या होगा। क्लियर? अब क्या बेटा इस डाइपोल के मैं कंपोनेंट कर सकता हूं। क्लियर? एक तो सबसे पहला कहां करूंगा बेटा? अलोंग द एक्सिस, इसके अबाउट। ठीक है। और एक कहां करूंगा? इसके परपेंडिकुलर, दिस। क्लियर? तो ये अगर P है तो ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू P cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये कैसा हो जाएगा? P sin थीटा। और आपको पता है कि अलोंग द एक्सिस में जो डाइपोल मोमेंट आता है एक्सिस के अलोंग, तो वो उसी के अलोंग लगाता है इफेक्ट। तो एक आपका बेटा डाइपोल का इफेक्ट इधर आ जाएगा। एक डाइपोल का इफेक्ट इधर आ जाएगा आपका। ठीक है। क्योंकि बेटा P cos थीटा के लिए किसका काम कर रहा है? एक्सिस का काम कर रहा है। और P sin थीटा के लिए अगर मैं देखूंगा तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन में बेटा डाइपोल जिस डायरेक्शन में है ना, जैसे डाइपोल इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर? मतलब एक आपका कंपोनेंट ये हो गया बेटा ई एक्सिस का, और ई परपेंडिकुलर का ये हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलाउंग किसके आ जाएगी बेटा? वाई एक्सिस के अलाउंग आ जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? along positive y-axis, option number D, B is correct. Clear? Next question क्या कह रहा है? What is the magnitude of electric field intensity due to a short dipole of magnitude 2 into 10 to the power minus 8 coulomb meter at a point 1 meter from the center of the dipole? When the line joining the point to the center of the dipole makes an angle 60 degree with the dipole axis. तो इसका बेटा हम लोग डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला वाला लगा सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे डाइपोल दिया कितना है पहले वो लिख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। ठीक है, तो ई नेट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बेटा, ई नेट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है? के की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू दावर 9। बेटा पी हम लोग को दिया है 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय आर। बेटा डिस्टेंस कितना दिया गया है, दैट इज 1 मीटर, तो 1 का क्यूब हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 3 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बेटा, एंगल होता है हमारा, वो कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा, 9 इंटू 2 18 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे माइनस 8 है, तो यहाँ पे तो 180 बचेगा। क्लियर है? और अंदर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 और अंडर रूट के अंदर 7/4। क्लियर? इसको बेटा फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 238 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहां पे बेटा हम लोग मान लेते हैं बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ है, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन चेक करनी होगी बेटा इन लोगों। सबसे पहला कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डाइपोल मस्ट बी जीरो। जरूरी है कि क्या हो बेटा, जीरो ही हो? ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल देखो आप, मान लो मैंने एक चार्ज यहां पे रख दिया माइनस क्यू, और इससे कुछ आर डिस्टेंस पे मैंने दूसरा चार्ज यहां रख दिया प्लस क्यू। आप बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, तो दैट इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, आर स्क्वायर के होते हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस देखो अलग है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो ज्यादा होगा, और इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये नियरर है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाली कंडीशन तो बन नहीं सकती है। ठीक है, तो मस्ट बी जीरो, जरूरी नहीं है बेटा हमेशा जीरो हो। अब मे बी जीरो की अगर बात करते हैं बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में ये जीरो हो? जब बेटा इस सिचुएशन में जीरो नहीं है, तो डाइपोल को अगर आप ऐसे भी रख दोगे तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये है। क्लियर है कि नहीं है? एफ एफ एट एन एंगल थीटा। अभी भी बेटा आपकी जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। बेटा जीरो कब होगी, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट ई साइन थीटा। क्लियर है? अब जिस मोमेंट पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री हो जाएगी, सिर्फ उसी मोमेंट पे आपका टॉर्क क्या है, जीरो है। क्लियर है कि नहीं है? उसके अलावा आपको हर एक पॉइंट पे क्या मिलने वाला है बेटा, टॉर्क मिलने वाला है। तो मस्ट गलत हो जाएगा और मे बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of HCl gas is placed in an electric field of 2.5 into 10 to the power 4 Newton coulomb
The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Find the maximum torque that can act on a molecule. Maximum torque बताना है बेटा कितना होगा. तो यहाँ पे बेटा हमसे बोला गया है मैक्सिमम टॉर्क निकालना है. तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 90 डिग्री. क्लियर है. तो अगर टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं जो कि अभी मैंने लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू पी ई मैग्नीट्यूड में साइन थीटा के बराबर होता है. क्लियर है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 आ गई तो ये 1 हो गया. क्लियर है. तो बचा मैग्नीट्यूड ऑफ पी डॉट ई. तो P कितना है? दैट इज 2.5 इंटू 10 to the power 4 इंटू E कितना है बेटा? 3.4 इंटू 10 to the power -30. क्लियर है. बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.5 इंटू 10 to the power -26. क्लियर है. यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 8.5 इंटू 10 to the power -6. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल ए बी एंड सी डी each having dipole moment of magnitude p are capped at an angle of 120 degree as shown in the figure. If this system is obtained to an uniform electric field of magnitude E directed along positive x-axis, then the magnitude of the torque acting on it is. अब यहाँ पे बेटा हम लोग को सबसे पहले डायरेक्शन मार्क करना होगा. ठीक है. तो एक डायपोल, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो एक डायपोल की डायरेक्शन तो ये हो गई. ठीक है. क्योंकि ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. जो दूसरा डायपोल है उसके लिए नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है. तो क्या इसके लिए डायरेक्शन ये हो गई और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? दैट इज गिवन एज 120 डिग्री. तो अगर मैं पी नेट निकालूंगा, पी नेट इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर. इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, इसी से ही निकलेगा. और बेटा ये याद रखना दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट P भी सेम रहेगा. तो लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ P1 इक्वल्स टू P2, दोनों बराबर है. तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा बेटा? एंगल 120 डिग्री. 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 होती है. तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. इससे ये कट गया तो अपना पी नेट जो आ गया दैट इज इक्वल्स टू पी के बराबर आ गया. क्लियर है. अब यहाँ पे बेटा हम लोग जानते हैं कि जब हमारे डाइपोल्स, मतलब जब हमारे वेक्टर्स दो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी कहाँ आता है बेटा? उन दोनों के बीच में ही आता है. राइट. तो ये जो एंगल आ रहा होगा दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? P. क्लियर है कि नहीं है? अब आपसे पूछा गया था टॉर्क टाउ, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू P क्रॉस E, और जिसको आप क्या लिखते हो? P. और यहाँ पे बेटा एंगल कितना आ जाएगा हमारा इन दोनों के बीच में? दैट इज गिवन एज. तो यहाँ पे बेटा हम लोग को थोड़ा एंगल देखना पड़ेगा. हम लोग का जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है और जो डाइपोल जा रहा है ना वो हमारा, वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है इन दी जेड एक्सिस. क्लियर है. और ये टॉर्क जो होगा ये कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा. तो आप जो एंगल देखोगे तो दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री आ जाएगा इनके बीच का एंगल. तो यहाँ से आ जाएगा पीई साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू 30 की 1/2. तो आपका आंसर आ जाएगा Pe/2. क्लियर है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E in stable equilibrium position. Its
Moment of inertia about the centroid axis is I. If it is displaced slightly from its mean position, find the period of small oscillation. अब यहाँ पे बेटा हम लोग को बोला गया है स्लाइटली स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो मान लो ये इसका बेटा सेंटर पॉइंट होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे कुछ इधर प्लेस, ये क्या हो गया प्लस क्यू, और ये इधर पे क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर। अब इस पॉइंट के अबाउट, इस मेन पॉइंट को के अबाउट ये क्या कर रहे होंगे बेटा, ऐसे चम कर रहे होंगे। क्लियर है। अब अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं तो टॉर्क टॉर्क इक्वल्स टू माइनस का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है अगर डिस्प्लेस कर दिया। सर ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये कैसा बेटा टॉर्क है, रीस्टोरिंग, ये वापस आने की कोशिश कर रहा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि ये किस में रहना चाहता है बेटा, इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो इसको लिख सकता हूं माइनस का पीई साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें स्लाइटली बोला गया है, तो ये थीटा जो है दैट इज वेरी स्मॉल, लिख देता हूं थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो आपको पता है कि साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा। क्लियर है। तो अब अगर इधर मैं टॉर्क की वैल्यू लिखूंगा तो टाउ इक्वल्स टू माइनस का पीई इंटू थीटा। बेटा टॉर्क किसके बराबर होता है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का पीई इंटू थीटा। तो यहां से हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। क्लियर। अब ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया बेटा, एसएचएम का एक्सप्रेशन बन गया, जहां पे अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा होता है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। यहाँ पे बेटा आपकी ओमेगा की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई के बराबर। क्लियर है, ये टर्म इसके बराबर है, तो ओमेगा आ गया। तो 2 पाई/t दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, मतलब अंडर रूट पीई अपॉन आई। तो यहां से टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई के बराबर। क्लियर है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई के बराबर। Next question. An electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field having intensity 10 to the power 5 Newton per Coulomb. If its experience a torque of 10 root 3 Newton meter, then the potential energy of the dipole will be. यहाँ पे बेटा लेंथ हमारी डाइपोल की कितनी दी गई है, दैट एल इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 30 डिग्री। टॉर्क दिया गया है आपका 10 √3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो क्या बेटा यहां से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, जहां पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहां पे बेटा हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 10 √3 इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकाल लूं दैट इज इक्वल्स टू 10 √3 डिवाइडेड बाय e, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कितनी दी है 10⁵, तो ये जाएगा 10⁵ इनटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 30 डिग्री। क्लियर है। तो यहां से हमारा p कितना आ जाएगा, p इक्वल्स टू 10 √3 इनटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 10⁵। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई, डाइपोल पी की आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, U इक्वल्स टू माइनस का पी डॉट ई के बराबर होता है। क्लियर है, तो यहां से मैं वैल्यू डाल सकता हूं क्या कि माइनस पी दैट इज 10 √3 इंटू 2 अपॉन 10⁵,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10⁵ इंटू यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे बेटा cos 30 की वैल्यू आ जाएगी 10⁵ से 10⁵ कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा -10√3 इंटू 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, √3 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -30 जूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electrostatic potential due to the charge configuration at point P as shown in the figure where B is very much less than A is। यहाँ पे क्या बताना है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है। अब यहाँ पे बेटा हमें इस P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, ये P पॉइंट पे। अब P पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उनका तो डिस्टेंस कितना A है, क्लियर। पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर b है, ये अगर ये a है, तो ये आ जाएगा √a² प्लस b²। सेम इस नेगेटिव चार्ज का ही बेटा जो डिस्टेंस आएगा वो यही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू √a² प्लस b², यही आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो पहले अगर हम पॉजिटिव चार्ज का लिख देते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दो चार्ज हैं के क्यू और उनका डिस्टेंस सेम है, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस 2 के क्यू। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है बेटा? √a² प्लस b²। क्लियर? तो यहां से क्या मैं 2 के क्यू कॉमन ले सकता हूं, क्लियर है? अंदर क्या बचेगा 1/a माइनस 1/√a² प्लस b², ये बचेगा। एक काम करता हूं बेटा, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से 2 के क्यू अपॉन a कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ 1 और यहां पे आ जाएगा a अपॉन √a² प्लस b²। क्लियर है? अब बेटा इस होल के ऊपर अंडर रूट ले लेता हूं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन a, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस होल अंडर रूट ले लिया मैंने, तो ये टोटल पे ऊपर a² और नीचे क्या आ जाएगा a² कॉमन, यहां पे लिखा मैंने क्या a² और नीचे वाले से a² कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस b² अपॉन a²। क्लियर? और ये क्लोज। इससे क्या बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा तो पावर नेगेटिव की हो जाएगी क्योंकि रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस फिर ब्रैकेट 1 प्लस b² अपॉन a² और इसकी पावर -1, ये आ जाएगा। अब हमें बेटा कंडीशन क्या दी गई है कि b की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, क्लियर है? तो अब इसकी वैल्यू अगर लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 के क्यू अपॉन a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 1/2 b² अपॉन a²। अपन ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है बेटा, कोई वैल्यू छोटी हो तो ऊपर वाली आगे आ जाती है, तो ये आगे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो वैल्यू क्या बचेगी k क्यू, फिर आ जाएगा b² अपॉन a और a का मल्टीप्लाई करके a³ हो गया। a की वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई क्यू b³ अपॉन a³। क्लियर? तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the force on the dipole of dipole moment p placed as shown in the figure? बेटा फोर्स बताना है इस पे कितनी होगी। अब यहाँ पे बेटा डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ दिया गया है? अपवर्ड दिया गया है, ठीक है। तो अगर डाइपोल का डायरेक्शन अपवर्ड इसमें दिया गया है तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही होगी वो कहाँ अप्लाई हो रही होगी बेटा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और सेम इसमें भी कहाँ अप्लाई हो रही होगी? इन दी डाउनवर्ड।
इलेक्ट्रिक। क्लियर है? और ये चार्ज कैसा दिया है? प्लस क्यू। अगर मैं फोर्स देखूं, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? के पी अपॉन आर क्यूब के बराबर। क्लियर? और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा? इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? डाउन। क्लियर है कि नहीं है? डाउनवर्ड्स होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, दिस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये फोर्स एक पे ही नहीं है, ये फोर्स इस पे भी सेम लग रही होगी और इस पे भी लग रही होगी, दोनों साइड लग रही होगी। ठीक है? तो फोर्स ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे बेटा? टू का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म में। ये दो फोर्स है, एक तो है नहीं, तो वन अप क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब हम बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है कि जितना डाइपोल पे फोर्स लग रहा होगा, जितना डाइपोल इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स इस डाइपोल के ऊपर भी लग रहा होगा। क्लियर? लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। किसका? न्यूटन्स का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो बेटा फोर्स कैसा लग रहा होगा? दैट इज इक्वल्स टू, सेम लग रहा होगा फोर्स ऑन डाइपोल, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी अपॉन आर क्यू। तो बेटा 2 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी अपॉन आर। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर की जगह बेटा ये ए भी लिख सकते हो। ठीक है? ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment p is kept at a distance r from an infinite long charge wire of linear charge density lambda is shown in figure. Find the force acting on the dipole. force बताना है जो डाइपोल पे एक्ट कर रहा होगा। बेटा इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है? हमारी लैम्डा। क्लियर? अब इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ठीक है? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। ठीक है? और अगर फोर्स को देखूंगा तो F इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई माइनस का डी यू अपॉन डी आर होता है। क्लियर? अगर मैं इन दोनों u की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का डी आर। क्लियर? और यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा? p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है? तो यहाँ से F इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस p वेक्टर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? डी ई अपॉन डी आर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस लाइन चार्ज का, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का डी अपॉन डी आर निकाल के पुट कर दूंगा तो हमारी फोर्स निकल के आ जाएगी। तो बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन करें, दैट मीन्स डी ई अपॉन डी आर निकालें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो तो फोर्स कितना आ जाएगा? F इक्वल्स टू, बेटा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, P लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, P बाई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बेटा अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे वो कैसी फील्ड होती थी, वो यूनिफॉर्म होती थी। यूनिफॉर्म होने के कारण क्या हो जाता था, आपका एफ नेट जो होता था वो जीरो हो जाता था। क्लियर है, नेट फोर्स। अब हुआ क्या कि अब इसने बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा ये भी देख लो, यूनिफॉर्म होती थी, एफ नेट जीरो होता था तो उसके ऊपर सिर्फ क्या आ जाता था, टॉर्क आ जाता था। क्लियर, तो सिर्फ टॉर्क कैलकुलेट करते थे। अब जब ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो बेटा एफ नेट नॉन यूनिफॉर्म के केस में अब एफ नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एफ नेट जब नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है तब आपके पास कौन सा मोशन आ जाता है बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि ये अब क्या देगा, ट्रांसलेशनल फोर्स देगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, और टॉर्क तो आपके पास आता ही था। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्यों, अब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म के कारण बेटा फोर्सेस पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होंगी। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।